नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है कांग्रेसी नेता और झांसी विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार राहुल रसारिया साहब से। साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद भैया। साहब आजकल बहुत चर्चाओं में हो, बैनर पोस्टर सब जगह लग गए हैं, चुनाव की बढ़िया तैयारी चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नए नए लोग हैं जो राहुल भैया के बारे में ज़्यादा नहीं जानत। तो शुरू ही से शुरू करें, राहुल भैया को बैकग्राउंड का रहो, पढ़ाई कहाँ से भाई, फिर राजनीति में कैसे आप भाई? देखिए भैया, हम जो हैं हम झांसी के निवासी हैं जी। हमारे बाबा स्वर्गीय गोविंददास रिछारिया झांसी से लगातार सांसद रहे जी। उसके बाद परम आदरणीय मेरे पिता श्री ओम प्रकाश रिछारिया झांसी से विधायक रहे। पहले सन 80 में ललितपुर से रहे जी, मंत्री रहे। उसके बाद वे झांसी से विधायक चुने गए और झांसी से वे मंत्री बने। तो जो तो होगा हमारा पारिवारिक परिचय। और अच्छा, उसके बाद आपने हमसे पूछी हमने पढ़ाई कितने से करी, तो हमने भैया अपनी बम्बई से पढ़ाई करी और बाकी बाद हमने अपना मास्टर में MBA करो। हमने MBA कंप्लीट करने के बाद हम झांसी आ गए और झांसी में हम पहले शुरुआत में सेंट मार्क्स में पढ़े, उसके बाद GIC में भी पढ़े और विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज से अपन ने BSc में 1 साल के लाने एडमिशन लाओ, तो फिर हम हायर एजुकेशन के लाने बाहर चले गए थे सिलेक्ट होके। उसके बाद जब हम लौट के आए तो सन 98 में हमारा ब्याह हो गया तो और ब्याह के बाद हमने अपना एक तरह से व्यापार शुरू करो। फिर हमने एक अपना हमारा एक पेट्रोल पंप है कानपुर रोड पे, रिछारिया पेट्रोल पंप। चर्चित है काफ़ी। नहीं आपका इसने तो पहले की भागदौड़ संभाली, क्या कि हमारे पिता जब चुनाव हारे थे तो हम लोग गांव में रन लगे थे, क्या कि झांसी में हमारे पास कोनो मकान नहीं है। तो हम लोग किराए के, हमारे बाबा भी किराए के मकान में रहते, फिर हमारे पिताश्री भी किराए के मकान में रहे मानिक चौक में। तो फिर वो मकान मालिक बोलो कि जो मकान खाली कर दो, तो हम लोग ने खाली कर दो। तो वही 90 के दशक में तो रहवे के लाने छत नहीं आती, तो गांव में रन लगे थे। बड़ा गांव के पास एक दौन है होते रहते हैं। तो जब हम लौट के आए तो हमारी पत्नी जो डॉक्टर आकांक्षा रिछारिया है, वे यूनिवर्सिटी में नौकरी करत थी, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ा थी। तो उनने करीब 14 वर्ष होते पढ़ा है वो यूनिवर्सिटी में। और हम अपनो शुरुआत करी थी, व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार किया था हमने, पेट्रोल पंप चलाया, ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छा चला, मेहनत की। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, आपने एक सवाल किया कि राजनीति में कैसे आप इन्वॉल्व हुए। हमारे पिताश्री जब उम्र हुई और जब कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया जी ने आदेशित किया, तो फिर पिता की मैं मदद करने लगा जी। पिताश्री के साथ कहीं भी आना जाना, मीटिंग करना। तो सन 2004 की बात है। 2004 में आदरणीय शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया, फिर किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। तो मैंने किसानों के लिए बड़ा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। जब सूखा पड़ा था तो 2009 में, उस समय मैंने हर 1.5-2 महीने में गाँव में रहा, वो किया। वो हालत में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के सामने रखी, तो वो कर्ज माफ़ में उस कमेटी में मैं भी था। तो ग्रेजुअली मैं बात करता गया। फिर मैं मध्य प्रदेश का भी इंचार्ज रहा और अभी वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय जी के साथ मैं महासचिव हूँ। तो बस लगातार काम कर रहा हूँ संगठन में। और झांसी से प्रयासरत हूँ पिछले कई इलेक्शनों से कि मुझे पार्टी का विश्वास मिले, मुझे टिकट मिल जाए और फिर झांसी की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है और चुनती है, विधायक बनाती है, तो एक जज्बा है कि जिस तरीके से मेरे बाबा ने झांसी की सेवा की, मेरे पिता ने झांसी की सेवा की। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम बड़े फख्र के साथ ये कहना चाहेंगे कि झांसी में मेरे बाबा को जब आशीर्वाद मिला तो BHEL, पारीछा, राजघाट डैम, ग्रासलैंड, रेलवे स्टेशन का पूरा आधुनिकीकरण, आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे मेरे बाबा के कई स्टोन्स लगे हुए हैं। बुंदेलखंड ट्रेन वो बाबा लेके आए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, हाँ नहीं, बुंदेलखंड जो ट्रेन एक्सप्रेस चलती है वो मेरे बाबा की देन है। उसके बाद मेरे पिताश्री को जब आशीर्वाद मिला तो इंजीनियरिंग कॉलेज, बराटा बेसन पाइपलाइन, ये यूनिवर्सिटी आवास विकास में चलती थी 4 कमरों में। इसका इतना बड़ा जो आप देख रहे हो स्वरूप, ये मेरे पिता की देन है। पिताजी की मतलब पिताजी उसमें पहल की थी क्योंकि उस समय वो वित्त और प्लानिंग मिनिस्टर दोनों थे।
और ये आकाशवाणी हुई, नवोदय विद्यालय है, BTC है। तो ये सब पिताश्री इंदिरा जी से, राजीव जी से और बाबा इंदिरा जी से, राजीव जी से निवेदन करके झांसी की जनता को रोजगार मिले, विकास मिले, तो ये सब है। तो अगर माई के आशीर्वाद से, भगवान राम राजा के आशीर्वाद से और झांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो कुछ कर गुजरने की यही चाहत है कि मैं भी कुछ झांसी में ऐसा कुछ कर जाऊं कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले और विकास हो सके। सर कोई प्रोजेक्ट है दिमाग में कि अपनी झांसी के लिए ये काम होना चाहिए तो मज़ा आ जाएगा? देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि हम भौगोलिक स्थिति में बहुत ही किस्मत वाले हैं। जोग्राफिकली हम हिंदुस्तान के सेंटर में हैं। बिल्कुल। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इसका महत्व समझा, तो उन्होंने आर्मी का बेस इससे बनाया, रेलवे का बेस यहाँ बनाया। तो हम वी आर लकी कि हम सेंटर में हैं। तो यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। फिर रानी झांसी ने जिस लेवल पर हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम कर दिया, उसका कोई मिसाल नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम नाम से पूरे संसार में जाने जाते हैं, हमारी पहचान है। झांसी मतलब झांसी की रानी। झांसी मतलब झांसी की रानी। तो झांसी में कई संभावनाएं हैं। दुर्भाग्य ये है कि झांसी टूरिस्ट आता है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो हमें एज ए स्टेशन प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, फिर वो ओरछा और खजुराहो निकल जाता है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि झांसी में रोजगार के लिए हम टूरिज्म को बहुत आगे बढ़ाएं। झांसी में कोई आए स्टेशन से उतर के ओरछा ना जाए, नहीं, ओरछा जाए, लेकिन पहले वो झांसी को भी, झांसी में कुछ समय दे, झांसी में कुछ देखने हमारी रानी झांसी की वीर गाथाओं को सुने, उन्हें महसूस करे, गुलाम को घोषणा के वो तत्वों को समझे, झलकारी बाई के दर्शन करे, झलकारी बाई की आत्मा को महसूस करे। ऐसे कई हमारे पास रानी महल है, कई उदाहरण है हमारे पास। उसके बाद क्या है, हमने ये देखा झांसी का जो युवा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो दुनिया भर में कार्यरत है। मेरा प्रयास रहेगा कि उस युवा को, बुंदेलखंड के युवाओं को, झांसी के युवाओं को बाहर रोजगार के लिए ना जाना पड़े। प्रयास करूंगा जिस तरह मेरे बाबा और मेरे पिता ने ये सब चीज़ें जो यहाँ पर प्रयास करके लेकर आए, एक माध्यम बने, वैसे ही मैं भी कुछ ऐसा करूँ। दूसरा, हाल ही में मैं देख रहा हूँ झांसी में हर मोहल्ले में कोई ना कोई समस्याएं हैं। बिल्कुल सर। उन समस्याओं के लिए संघर्ष। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हमारा शहर है, हमारी आत्मा है झांसी की। वहाँ पे आज व्यापारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही पार्किंग की, बड़ी समस्या है यहाँ। हाँ, स्मार्ट सिटी है हमारा झांसी, करोड़ों अरबों रुपए आया, लेकिन मल्टी पार्किंग का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। ये होना चाहिए, यहाँ पे मल्टी पार्किंग की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, व्यापारियों को उनके ग्राहक मिलेंगे, झांसी वासियों को और जो भी आ रहे हैं शहर जाने के लिए, उनको एक मल्टी पार्किंग मिल जाएगी, तो वो इत्मीनान में रहेंगे कि मेरा वाहन सुरक्षित है। वाहन सुरक्षा, मैं घूम सकता हूँ, झांसी को देख सकता हूँ। आज भी हम लोग यदि बड़ा बाजार कोतवाली तरफ, मानिक चौक आप जा नहीं सकते, आप जाने की सोचते हैं तो 2 बार सोचना पड़ता है, यार जा तो रहे हैं लेकिन 2 घंटे में लौट के आ पाएंगे। तो ये कैसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं। आज भी झांसी में इस आधुनिक युग में एक स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद ही पानी की बड़ी विकट समस्या है। टैंकरों से पानी जाता है, लाइन लगाते हैं। इस पर मैं संघर्ष करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें जो बुनियादी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके साथ मिलकर। सर, जब हम लोग देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं तो एक आरोप आता है कांग्रेस पर कि 6 दशक में, 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपने अपने बाबा के ही इतने काम गिना दिए, केवल झांसी में ये पर्याप्त है। ऐसे ही कुछ मिसाल पेश करेंगे? मिसाल देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे आपके पिता, आपके बुजुर्ग और आपके परिवार के लोगों ने खूब धन संपत्ति और एक नाम आपको देकर जाए और आप सिर्फ उसको बेचें। कांग्रेस इस देश की आत्मा है और रीढ़ की हड्डी है। अंग्रेजों ने इस कांग्रेस देश को लूट कर इस देश को छोड़ा था। सोने की चिड़िया वाले देश को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक मंदियों पे छोड़कर गए थे। सब कुछ यहाँ पे जमींदार राजाओं के पास था। सबसे पहले कांग्रेस ने जमींदार राजा महाराजाओं से उनसे ज़मीनें लेकर हमारे दलित भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को दी। कांग्रेस ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में रॉकेट बनाना शुरू किए, हवाई जहाज बनाना शुरू किए। आज वर्तमान सरकार वो सब चीज़ें बेच रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे LIC हो, चाहे FCI के गोडाउन हो।
कोई भी ऐसी चीज़ इस देश में नहीं है जिसमें भारतीय होने का टैग लगा हो, उसको बेचकर अपने चंद व्यापारियों को ना दे रही हो। नहीं, व्यापारियों है ना। पर तो जो आप मुझसे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नहीं ने, सर, हाँ, मतलब एक जो आपने प्रश्न उठाया कि कांग्रेस ने क्या किया, आज जो भी ये चीज़ें बेच रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। ये सिर्फ कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ों को बेच रहे हैं, और दूसरा जो इतिहास के पन्नों में जिस चीज़ से हमारी पहचान है उनके नाम बदल रहे हैं। सिर्फ नाम बदलने के अलावा, बेचने के अलावा कोई भी ऐसी। अच्छा, कांग्रेस ने इस धरती, इस भारत के भारतीयों के लिए कानून बना के दिए, जैसे मनरेगा लेके आए, सूचना का अधिकार लेके आए, खाने का अधिनियम लेकर आए, रोजगार का हक लेकर आए। उन्होंने जो भी किया उसको कानून बनाया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। सर, आपने बुनियादी समस्याओं को कैसे निपटाएंगे ये सबको बताया है। एक और मांग चल रही है 1 दशक से ज़्यादा के समय से कि झांसी में एयरपोर्ट बनेगा बनेगा बनेगा, अब यहाँ बनेगा, अब वहाँ बनेगा, यहाँ सर्वे हो गई, अब वहाँ सर्वे चल रही है। आप शायद तब पैदा नहीं हुए थे, आप अपने आदरणीय पिताश्री से पूछिएगा जी। 1989 में मेरे पिताश्री उस समय वित्त फाइनेंस लॉ मिनिस्टर थे जी। झांसी में उस समय कुछ लोगों ने इच्छा प्रकट की थी कि झांसी में हवाई यात्रा होनी चाहिए। एज प्लानिंग मिनिस्टर, एज फाइनेंस मिनिस्टर एन डी तिवारी जी से बात करके झांसी में ये जो हवाई पट्टी है ये मेरे पिताजी लेके आए थे जी। उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया था, क्योंकि जब आप विधायक और सांसद बनते हो आपको सेवा करना ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। प्रचार करना आपका कर्म नहीं है। उस जमाने में वो हवाई पट्टी लेके आ गए थे, लेकिन जैसे ही वो डेवलप और सब कुछ बना 89 में हमारी गवर्नमेंट चल गई जी। आदरणीय सापा सरकार के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। उनसे लगातार मेरे पिता ने निवेदन किया कि इसको आप घोषित कर दीजिए, लेकिन इन कैंड प्रकरण वो डिफेंस के उसमें चली गई। तो जो आप बात कर रहे हो, हम वो हर बुनियादी चीज़ करेंगे झांसी के लिए, बुंदेलखंड के लिए, जिसकी ज़रूरत है आने वाले 50 वर्ष के लिए। क्योंकि उस ज़माने में हम आने वाले आज तक का करके गए। 32 वर्षों से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी वही चीज़ें चल रही हैं जो हम उस समय करके गए। उस समय जो हमने बना दी थी वो आज भी। वर्तमान सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त में घोषणाएं करती है, सर्वे करती है, लेकिन बुनियादी कोई चीज़ हो रही है। 2 प्रकार से प्रचार होता है सर, मैं वर्तमान सरकार को देख रहा हूँ। एक, जब किसी चीज़ की घोषणा होती है, शिलान्यास होता है कि यहाँ हम ये इमारत बनाएंगे, उसका इतना लंबा चौड़ा प्रचार होगा कि इमारत का कुछ % पैसा तो उसी प्रचार में चला जाएगा। अभी बनी नहीं है, नींव नहीं खुदी उसकी। 7 वर्ष अभी सेलिब्रेशन हुआ है, 2555 दिन का सेलिब्रेशन हुआ है इनका। 2555 दिन में मैंने ये देखा है कि हर 11वें दिन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर है। हर तीसरे दिन 7.5 घंटे का एवरेज हमने निकाला, उसमें ये हिंदुस्तान की यात्रा में रहे। प्रतिदिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रचार में 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हो रहा है। अगर ये 3 करोड़ 75 लाख रुपए सिर्फ 10 दिन का वो दे दें तो हमारे झांसी का ही नहीं पूरे बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा। बुंदेलखंड में सर भाजपा को 19 के 19 विधायक दिए। हमारा यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास पंजाब के पास सिर्फ 5 नदियां हैं, हमारे पास 7 नदियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूखा पड़ता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रैशर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों की बुरी हालत है। हमारे धरती, हमारी छाती पर बिजली बनती है, लेकिन हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती। बिजली की समस्या है। बुंदेलखंड के आदमियों ने सबसे ज़्यादा आशीर्वाद दिया, 19 की 19 विधायक भाजपा को जिता के दिए, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कोविड-19 में परेशान रहा तो यहाँ का बुंदेलखंड का आदमी रहा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी की मार यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा व्यापारी परेशान है, सबसे ज़्यादा महिला असुरक्षित हैं। तो ये विडम्बना है। आप क्या करें? आप यहाँ के पलायन को कैसे देखते हैं? क्योंकि गांव दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देखता हूँ यहाँ का पलायन। वाकई में ये विकट एक समस्या है, क्योंकि दिल्ली मुंबई कहीं भी जाइए आपको मिल जाएंगे। यही तो दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने जो 32 साल पहले कार्य किया था तो जितने लोग एडजस्ट हो सकते थे वो एडजस्ट हो गए। आप कॉरिडोर की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, फिर क्यों पलायन हो रहा है? सिर्फ कागजों में है। आप करिए ना, हमारा यहीं रोजगार मिलेगा। बेचारे परिवार को छोड़ के दिल्ली में रह रहे हैं, फुटपाथों पे रह रहे हैं, ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, बल्कि उनकी धरती, उनकी ज़मीन झांसी में है। झांसी में रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि
बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। सर, बहुत। आप कोई औद्योगिक इकाई लाएंगे वास्तव में, कि लाने वाले हैं यही कहते हैं? आप एक चीज़ बताइए, जब हम आपको सच के साथ कह रहे हैं कि जब आपने पूर्व में हमें आशीर्वाद दिया, हम ये सब लेके आए, फिर भी अगर मेरे ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो तो शायद हमारी कहते हैं ना भक्ति में या हमारे कार्य में कुछ कमी रह गई है। मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप लाओगे। देखिए साहब, हम कांग्रेसी हैं, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। हमारा घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र है, हमने घोषणाएं की हैं, प्रतिज्ञाएं ली हैं, वो हम पूरा करेंगे। हमने कहा था किसान कर्ज माफ सर, कराएंगे। मैंने ये आपकी एक बुक देखी है जो कांग्रेस द्वारा जारी की गई है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि पटेल साहब को प्रधानमंत्री पहला क्यों नहीं बनाया गया था, नेहरू जी को बनाया था। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं थोड़ा। देखिए, इस हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सरकार है वो अपनी उपलब्धियों पे चुनाव ना लड़के, अपनी उपलब्धियों पे बात ना करके, गांधी जी ने क्या किया, पंडित नेहरू ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, अंबेडकर जी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, इस पर चर्चा करते हैं। 60 साल की बात करते हैं। आप वर्तमान में जिए। उस समय की परिस्थितियों में जो निर्णय सही था वो सही लिया गया। वो हमारे बहुत आदरणीय हैं पटेल साहब जी। पटेल साहब हमारे मार्गदर्शक रहे, वो इस हिंदुस्तान की आत्मा रहे हैं। वही व्यक्ति हैं जिन्होंने समझाया था कि कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। आप उनका नाम कैसे ले सकते हो जिनके वर्तमान में आप कानून व्यवस्था बना नहीं पा रहे। आज सब आपने अपने कंट्रोल में किया। पटेल साहब ही हैं जिन्होंने संविधानिक संस्थाएं जैसे इलेक्शन हो गया, पत्रकारिता हो गई, जुडिशरी हो गई, कभी इंटरफेयर नहीं किया। ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज थी। आज आप सबको कठपुतली बनाए हुए हो। आप ऐसी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए, इतने महान लोगों के नाम लेते हुए? सही। जो सम्मान के साथ जनता को आदर के साथ नमन करके उनके लिए कार्य करते थे, उनके लिए डिवोटेड होकर बात करते हैं। तो ये प्रश्न उनको करने का अधिकार नहीं है। वो अपनी गलेबान में झांकें और अपनी काबिलियत पे इस हिंदुस्तान को सर्व करें और अपना देखें कि जहां विकास के नाम पर लड़ना चाहिए और था। हमने हमेशा इन लोगों के चरणों को नमन किया है, इनके आदर्शों को अपने आत्मा में उतारा है। हम उनको फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। अंबेडकर जी इस हिंदुस्तान के मसीहा थे। अंबेडकर जी संविधान में, कैबिनेट में, उसमें उनको लेकर हमारी पार्टी, हम सब लोग मिलकर लेकर आए। हम लोग किसी पे एहसान नहीं करते थे क्योंकि वो खुद उसमें थे, वो निर्णय लेते थे। आज क्या स्थिति है? आज से 2 लोग निर्णय ले रहे हैं। बड़े बड़े जो नेता थे उनको आपने घर बैठा दिया। आप ये बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको ऐसे बात करते हुए? सर, हमारे यहाँ जो भी डिसीजन होते थे सब मिलके डिसीजन लेते थे। ये सब सम्मानीय नेता, ये सब हिंदुस्तान की आत्मा थे। सारे लोग बैठ के लेते थे, इसलिए डिसीजन हिंदुस्तान के लिए होते थे। सर, सीएम का कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आ रहा है कांग्रेस से। आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, अगर आप हमारा संवैधानिक ढांचा देखेंगे, हमारे लोकतंत्र का जो परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को निर्देशित किया, जो इस देश को देकर समर्पित गए, वो उसमें यह है कि विधायक दल के नेता अपना नेता चुन सकते हैं, नेता चुनते हैं। तो हमारे विधायक आने दीजिए, सारे विधायक मिलके नेता चुनेंगे, निर्णय करेंगे। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या पिछली बार वर्तमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी का नाम आपके बीच में था? नहीं। क्या उन्होंने योगी के बैनर पे चुनाव लड़ा था? नहीं। जितनी राष्ट्रीय पार्टी होंगी वो अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगी। ये सिर्फ चुनाव में आपको भटकाने के लिए किया जाता है। विधायक नेता, जनता विधायक चुनेगी, विधायक अपना नेता चुनेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी हमारा। ऐसा ही सर लोकसभा में भी होता है, सब जगह। लोकसभा में 2014 में मोदी को एक वो ब्रांड बनाया गया था। देखिए साहब, तय किया गया था। झूठ के साथ वो आए हैं। झूठ की बुनियाद ज़्यादा लंबी नहीं होती। बहुत अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख मिलेंगे, ये होगा वो होगा, बाद में उन्होंने कहा वो तो सब चुनावी जुमले थे। सब एक बात कह के सब खत्म कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।